मतदान जारी। राज्य की 34 सीटों पर वोटिंग, 284 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। यूपी पंचायत चुनाव में तीसरे चरण का मतदान जारी। 20 जिलों में डाले जा रहे वोट, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उत्तराखंड में कोरोना का प्रकोप जारी। देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल में कर्फ्यू लागू, 3 मई तक जारी रहेगा। और देश भर में कोरोना का कहर जारी। भारत के साथ आया अमेरिका, बोले बाइडेन, संकट में भारत ने की हमारी मदद। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ करेंगे। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है और इस चरण में 34 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि 34 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 86,78,221 मतदाता हैं, जो 284 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे और इनमें 44,44,634 पुरुष और 42,33,358 महिलाएं शामिल हैं। और ये मतदान मालदा, कोलकाता, दक्षिण मुर्शिदाबाद, पश्चिम वर्धमान और दक्षिण दिनाजपुर में हो रहा है, जो कि शाम 6:30 बजे तक होगा। आपको ये भी बता दें कि मुर्शिदाबाद और पश्चिम वर्धमान जिलों के 9, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा जिलों के 6 और कोलकाता दक्षिण के 4 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग हो रही है और यहां 12,068 मतदान केंद्रों में शाम 6:30 बजे तक मतदान होगा। और इस चरण में केंद्रीय बलों की कम से कम 796 कंपनी तैनात है। और वहीं समरेशगंज और जंगीपुर में 2 उम्मीदवारों के निधन के बाद इन दोनों सीटों पर मतदान को स्थगित कर दिया गया और इन दोनों सीटों पर मतदान के लिए 16 मई की तारीख तय की गई। और इस चरण में शहर के दक्षिणी हिस्से, खासकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर की सीटों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित होगा। और यहां ममता बनर्जी इस बार नंदीग्राम से चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में शामिल सोवनदेव चट्टोपाध्याय को भवानीपुर से उम्मीदवार बनाया। बीजेपी में अभिनेता बने रुद्रनील घोष को इस सीट से खड़ा किया गया है। उधर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वहीं मालदा जिले की रतुआ विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी ने वोट डाला। उन्होंने कहा कि रतुआ सबसे पिछड़ा विधानसभा है और ऐसे में यहाँ सबसे बड़ी गंभीर जो समस्या है वो प्रवासी मजदूरों की है। लोग पलायन कर दूसरे राज्यों में काम के लिए जा रहे हैं और यहाँ के विधायक सिर्फ वोट के समय आते हैं। तो बढ़ रहा है, जो बनना चाहिए उससे ज़्यादा ही बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आदमी लोग सोच रहा है जो कुछ अब की बार कुछ बदलाव होना चाहिए, इसलिए उसको सोशल डिस्टेंस रख के भी वोट देना आ रहा है। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको? लोग का रतुआ में नहीं, यहाँ मतलब प्रिपरेशन क्या नजर आ रहा है? प्रिपरेशन अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल माना जा रहा है। हाँ हाँ जरूर, सब कोई डिस्टेंस में ही है। अभी फिलहाल अभी तो स्टार्टिंग में है, अभी बाद में बता नहीं सके क्या होगा। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे और ऐसे में राजधानी देहरादून में लगातार संक्रमण के केस आ रहे हैं और इसे लेकर जिला प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू की अवधि 26 अप्रैल से बढ़ाकर 3 मई तक जारी कर दी है। आपको बता दें कि देहरादून के डीएम ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। तो यहाँ प्रशासन के आदेश के मुताबिक देहरादून में आज शाम 7 बजे से लेकर 3 मई के लिए सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा और इस दौरान निजी वाहनों पर आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। और इसी के बाद आदेश के तहत ऋषिकेश, नगर निगम, छावनी परिषद, गढ़ीकैंट और कैंटनमेंट टाउन इलाकों में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4,368 नए मामले सामने आए, जो बेहद ही चिंता का विषय है। और इस अवधि में 1,748 लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए। विभाग के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना की वजह से 44 लोगों की मौत हो गई और ऐसे में प्रदेश में अभी कोरोना के कुल एक्टिव मामलों की संख्या की बात करें तो 35,864 पर पहुंच गई है।
उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में आज पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान हो रहे हैं और इस जिलों में 20,727 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सभी पोलिंग बूथ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और ऐसे में सैनिटाइजर मास्क की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि मतदाताओं के बीच सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है और यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक मतदान शाम 6 बजे तक होगा और ये चुनाव फिरोजाबाद, कासगंज, हमीरपुर, फतेहपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कानपुर देहात, औरैया, जालौन, उन्नाव, बाराबंकी, अमेठी, मेरठ, शामली, चंदौली और बलिया, मिर्जापुर में मतदान हो रहा है और यहाँ मतदान केंद्रों पर सुबह से लंबी कतारें लगी हुई हैं और यहाँ वोटरों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। चलिए आपको बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों के सामने है। बांदा जेल में कोरोना विस्फोट दिखाई दिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्तार अंसारी समेत अब तक 50 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बता दें आपको कि सभी को अलग अलग सेल में आइसोलेट किया गया है। हाल ही में मुख्तार अंसारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अब बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी समेत 50 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बांदा जेल में कोरोना का विस्फोट देखा गया है। मुख्तार अंसारी समेत अब तक 50 लोग संक्रमित पाए गए हैं। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में जो खबर सामने आई है कि मुख्तार अंसारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके साथ ही 50 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लगातार देश भर में कोरोना का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश में भी आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं तो यहाँ 3 लाख से भी ज्यादा केस सामने आ रहे हैं देश भर, जो बेहद ही चिंता का विषय है। ऐसे में जो खबर सामने आ रही है कि मुख्तार अंसारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसी के साथ बांदा जेल में 50 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं तो यहाँ प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही नजर आ रहा है। बांदा जेल में कोरोना का विस्फोट पाया गया है और ऐसे में मुख्तार अंसारी समेत अब तक 50 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी को अलग अलग सेल में आइसोलेट किया गया है। प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही नजर आ रहा है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। आए दिन कभी ऑक्सीजन की कमी, कभी ऑक्सीमीटर की कमी, कभी बेड्स की कमी। तो ऐसे में अब जो खबर सामने आई है वो यूपी से खबर सामने आई है। यूपी में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो यहाँ हाल ही में मुख्तार अंसारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और इन्हीं के साथ बांदा जेल में 50 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। देश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही नजर आ रहा है। देश भर में कोरोना का कहर जारी है और ऐसे में ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, बेड्स की कमी, इन तीनों के चलते मरीजों की मौत हो रही है। लगातार उत्तर प्रदेश में भी कोरोना अपना कहर भरपा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ देवानंद हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। देवानंद, आपसे जानना चाहेंगे कि अब मुख्तार अंसारी समेत 50 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो देवानंद, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जैसे कि खबर सामने आ रही कि मुख्तार अंसारी समेत 50 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? आपको बता दें कि देश भर में कोरोना का कहर जारी है और ऐसे में उत्तर प्रदेश से खबर जो सामने आई है कि बांदा जेल में मुख्तार अंसारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसी के साथ 50 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बांदा जेल में कोरोना विस्फोट पाया गया है और ऐसे में मुख्तार अंसारी समेत 50 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी को अलग अलग सेल में आइसोलेट किया गया है। वहीं बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने
ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी है। नंदीग्राम के चुनावों के पहले उनके बयान कुछ और होते थे, तो यहाँ नंदीग्राम के बयान के बाद निराशा वाले बयान सामने आए हैं, क्योंकि उनको पता लग गया है कि नंदीग्राम में वो हार चुकी है। उनको पता लग गया है कि जनता ने उनका असली चेहरा पहचान लिया है। वो नंदीग्राम से देखिए, ममता जी के बयानों को आप दो भागों में विभाजित करिए, एक नंदीग्राम का चुनाव के पहले के और एक नंदीग्राम के चुनाव के बाद। नंदीग्राम के चुनाव के पहले की ममता जी के बयान कुछ और होते थे, नंदीग्राम के बाद के बयान फ्रस्ट्रेशन वाले बयान, क्योंकि उनको पता लग गया नंदीग्राम में हार चुकी हैं और उसके बाद से जितने भी बयान दे रही हैं सब फ्रस्ट्रेशन वाले बयान है और इसलिए उनका आत्मविश्वास खत्म हो गया, जमीन उनकी खिसक गई। उनको पता लग गया कि जनता ने उनका वास्तविक चेहरा पहचाना। उधर दिल्ली में लॉकडाउन को हफ्ते भर के लिए बढ़ा दिया गया है और ऐसे में कोरोना के संक्रमण के चलते जो फैसला लिया गया है, ये बड़ा फैसला केजरीवाल सरकार ने लिया है। अब 3 मई सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन जारी रहेगा और जिसे आज यानी कि 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक खत्म होना था। तो यहाँ लॉकडाउन के लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसमें कुछ सेवाओं को बंदिशों से छूट रहेगी और जबकि कुछ कैटेगरी के लोगों को अपना आई कार्ड लेकर बाहर निकलने की छूट दी गई है, तो वहीं दूसरी जरूरी सेवाओं के लिए ई पास बनवाना जरूरी होगा। उधर एमपी की उज्जैन पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाली गैंग का भांडाफोड़ किया। तो यहां पुलिस ने आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज और देशमुख हॉस्पिटल के 8 आरोपियों को पकड़ा है, जिन्होंने अस्पताल से इंजेक्शन चुराकर बाहर महंगे दामों में बेचा है। बताया जा रहा है कि एसपी उज्जैन ने इसके पास से 5 इंजेक्शन बरामद हुए हैं और इनके पास अब तक 20 से 25 इंजेक्शन बेचे गए हैं और लगभग 30,000 रुपए में इंजेक्शन बेचे गए हैं और इन सभी पर अब रसूका के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस वक्त देश में कोरोना मरीजों की भारी तादाद है और ऐसे में इंजेक्शंस के बाजार में मांग बढ़ी है और अब मांग बढ़ने के साथ ही मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों ने अस्पताल से इंजेक्शन चुराकर बाजार में बेचना शुरू कर दिया है। उधर दूसरी ओर देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड से राज्यों को विशेष मदद देने का फैसला किया है और इस फंड से प्रभावित राज्यों में प्रेशर सिंक वाले 551 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना की जाएगी, जिससे कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई मिलने में आसानी हो सकेगी। और ऐसे में पीएम मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन ऑक्सीजन प्लांट को जल्द से जल्द लागू करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन प्लांट्स में बनने वाले ऑक्सीजन में से सबसे प्रभावित जिलों में स्थिति मजबूत होगी। उधर यूपी में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए 20 जिलों में वोटिंग जारी है और ऐसे में इस चरण में लगभग 3.5 लाख उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद होगी और इस दौरान 3,05,71,613 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपको बता दें कि यूपी में अमेठी, उन्नाव, औरैया, कानपुर समेत कुल 20 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं और फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यूपी के मुरादाबाद से सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि जहां कोविड नियमों का पालन करते हुए वोट डाले जा रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? रिजवान। रिजवान, आज वोटिंग करी है? जी। तो सबसे पहले आपने वोट डाला है? जी। तो किन मुद्दों पे डाला है? विकास। विकास चाहते हैं? जी। और क्या चाहते हैं? पेंशन वगैरह, पेंशन चाहिए। तो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है मतदान? जी। कैसे महसूस कर रहे हैं? पहले वोट डाला आपने सबसे पहले? सही। जी, क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार, जी, क्या है आप? सेक्टर मजिस्ट्रेट। तो किस तरीके, कौन सा चुनाव ये पूरा चल रहा है और कौन सा चुनाव चल रहा है? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जी, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए वोटिंग हो रही है और इस चरण में 34 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि 34 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 86,78,281 मतदाता और 284 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे और इनमें से 44,44,634 पुरुष और 42,33,358 महिलाएं और 229 तीसरे लिंग के मतदाता हैं और ऐसे में मुर्शिदाबाद, पश्चिम वर्धमान जिलों के 9, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा जिलों के 6 और कोलकाता दक्षिण के 4 विधानसभा क्षेत्रों में 12,068 मतदाता केंद्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक मतदान होगा और ऐसे में
चरण में केंद्रीय बलों की कम से कम 796 कंपनी तैनात की गई है। तो यहाँ शमशेरगंज और जंगीपुर में 2 उम्मीदवारों के निधन के बाद इन दोनों सीटों पर मतदान को स्थगित कर दिया गया और ऐसे में इन दोनों सीटों पर मतदान के लिए 16 मई की तारीख तय की गई। और इस चरण में शहर के दक्षिणी हिस्से खासकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर की सीटों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित होगा। ममता बनर्जी इस बार नंदीग्राम से चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में शामिल सोवनदेव चट्टोपाध्याय को भवानीपुर से उम्मीदवार बनाया। आपको बता दें कि बीजेपी ने अभिनेता से नेता बने रुद्रनील घोष को इस सीट से खड़ा किया। कोविड तो बढ़ रहा है, जो बनना चाहिए उससे ज़्यादा ही बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आदमी लोग सोच रहा है जो कुछ अभी अब की बार कुछ बदलाव होना चाहिए, इसलिए उसको सोशल डिस्टेंस रख के भी वोट देना आ रहा है। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको? लोग का रतुआ में नहीं, यहाँ मतलब प्रिपरेशन क्या नजर आ रहा है? प्रिपरेशन अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कोविड का अच्छा। प्रोटोकॉल माना जा रहा है? हाँ हाँ जरूर, सब कोई डिस्टेंस में ही है। अभी फिलहाल अभी तो स्टार्टिंग में है, अभी बाद में बता नहीं सके क्या होगा, बात का बात समय आएगा। भारत और अमेरिका 2 ऐसे देश हैं कोरोना के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुए, लेकिन यहां अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत की वैक्सीन बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल के निर्यात पर रोक लगाने के बाद भारत को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले की भारत समेत बाकी जगहों पर खूब आलोचना हुई, लेकिन यहां भारतीय एनएसए डोभाल और अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन की बातचीत के बाद अमेरिका अपने प्रतिबंध से पीछे हट गया और हर तरह का सहयोग देने की बात कर रहा है। और इस सकारात्मक बदलाव में अब अमेरिका राष्ट्रपति की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने भारत को मदद देने के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया। तो यहाँ आपको बता दें कि अमेरिका राष्ट्रपति ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि महामारी की शुरुआत में जब हमारे अस्पतालों पर भारी दबाव था, उस समय भारत ने अमेरिका के लिए जिस तरह सहायता की, उसी तरह भारत की जरूरत के समय में मदद करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन में ये बयान सामने आया कि अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन के ट्वीट पर दिया गया, जिसमें भारत के लोगों के साथ मुसीबत के टाइम में साथ खड़े होने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है। अपने ट्वीट में अमेरिका एनएसए जैक सुलिवन ने कहा कि अमेरिका भारत को हर संभव सहायता मुहैया कराने के लिए हमेशा खड़ा है। तो यहाँ जैक सुलिवन ने अपने ट्वीट से बताया कि अमेरिका भारत को वैक्सीन बनाने के लिए आवश्यक हर कच्चे माल की सप्लाई करेगा जिसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ शिवसेना नेता संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं, आइए दिखाते हैं। तो राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, उनका पूरा कैबिनेट और प्रशासन इस कोरोना के संकट का सामना बहुत ही मजबूती से कर रही है। और आपने देखा होगा डबलिंग रेट भी कम हो गया है, मुंबई में भी कंट्रोल में कोरोना आ रहा है। हमारे जो अपोजिशन है यहाँ की, उनको भी समझना चाहिए ये राजनीति करने का समय नहीं है। आप सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अगर ये संकट को हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, तो ये संकट पीछे जाएगा। तो ठीक है, मुख्यमंत्री जी पूरा जोर लगा रहे हैं। बताइए। वैक्सीन मुफ्त में देने की बात कही गई है। काल आदित्य ठाकरेंनी महत्वपूर्ण ट्विट केलं की मोफत लसीकरण। उधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि अमेरिकी सरकार कोविड-19 के प्रकोप के समय भारत को अतिरिक्त सपोर्ट और सप्लाई मुहैया कराने के लिए नजदीकी से काम कर रही है। हम भारत के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि खासकर उनके बहादुर हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति से मिले इस समर्थन के बाद देश में वैक्सीन बनाए जाने के काम में काफी तेजी आएगी और राष्ट्रव्यापी वैक्सीन प्रोग्राम को और अधिक बल मिलेगा। वर्तमान में कई राज्यों से वैक्सीन की शॉर्टेज बताई जा रही है और इसी के अलावा देश में कोविड के मामले भी अत्यधिक बढ़ते ही नजर आ रहे हैं और ऐसे में वैक्सीन ही एक बड़ा विकल्प है और यहाँ अमेरिका के इस रुख से भारत में वैक्सीन निर्माण को गति मिलेगी। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही। हालांकि रविवार को दिल्ली से थोड़ी राहत वाली खबर सामने आई और यहां 16 अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे कम मामले सामने आए और दिल्ली की बात करें तो 19,486 नए मामले सामने आए और बीते 24 घंटों की बात करें तो 22,933 मामले सामने आए। और हालांकि संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए दिल्ली में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है।
आपको बता दें कि अब 3 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा और पहले ये लॉकडाउन 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक खत्म हो रहा था। और वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो बीते 24 घंटों में कोरोना के 66,191 नए मामले सामने आए, जो बेहद ही चिंता का विषय है। और ऐसे में 832 लोगों की मौत हो गई और अब तक यहां 42,95,027 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं और 64,760 मरीजों की मौत हो चुकी है। और फिलहाल यहां 6,98,354 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस की भयानक लहर से इस वक्त राजधानी दिल्ली जूझ रही है और हर दिन दिल्ली में कोरोना के मामलों और मौतों की संख्या लगातार बढ़ती ही नजर आ रही है। और ऐसे में राजधानी के स्वास्थ्य सिस्टम की पोल भी खुल रही है और दिल्ली में इस वक्त अस्पतालों में बेड्स की कमी है तो ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। हालांकि सोमवार को दोनों ही मोर्चों पर कुछ राहत मिलने के आसार जताए गए। वहीं दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है और दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में सुबह 4 टन ऑक्सीजन पहुंच चुका है। आपको बता दें कि अभी अस्पताल के पास 4000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन है जो 8 घंटे तक चल पाएगा। आपको ये भी बता दें केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई ऑक्सीजन एक्सप्रेस अब दिल्ली भी ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है और ऐसे में सोमवार रात को पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंचेगी और जिसमें 70 टन ऑक्सीजन होगा। और बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के रायगढ़ स्थित जिंदल स्टील प्लांट से आ रही है और ऐसे में ट्रेन पर 4 टैंकर में ऑक्सीजन आ रही है और ऐसे में दिल्ली सरकार को खाली टैंकर की व्यवस्था करने को कहा गया है ताकि ट्रेन से अस्पतालों तक पहुंचने की सुविधा हो सके। और बीते दिन ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के बड़े उद्योगपतियों को ऑक्सीजन संकट में मदद करने के लिए चिट्ठी लिखी। उधर रोहतक के पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के ट्रामा कोविड-19 अस्पताल में फिलहाल नए मरीजों की भर्ती कुछ समय के लिए रोक दी गई है। आपको बता दें कि इस दौरान चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पुष्पा दहिया ने बताया कि ट्रामा सेंटर में कोविड-19 मरीजों के लिए करीब 120 बेड है और वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई की मांग काफी अधिक बढ़ गई है और जिसके चलते जो मरीज फिलहाल एडमिट हैं उन्हें ही मुश्किल से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, क्योंकि ट्रामा सेंटर के लिए बनाए गए ऑक्सीजन टैंक में हर दिन में ऑक्सीजन डालना जरूरी है, लेकिन किन्हीं कारणों से ऑक्सीजन न मिलने के चलते ऑक्सीजन नहीं डाली गई और इसीलिए मौजूदा हालातों को देखते हुए फिलहाल नए मरीजों को ऑक्सीजन की कमी दूर होने तक भर्ती नहीं किया जाएगा ताकि पुराने भर्ती मरीजों की जान को बचाया जा सके। उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है और यूपी में बीते 24 घंटों में कोरोना के 35,614 नए केस सामने आए और जबकि कोरोना के चलते 208 लोगों की मौत हो गई। और यहां बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी जिस बांदा जेल में बंद है वहां अब तक 50 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में पिछले 2 दिन में कैदियों में संक्रमण के 25 मामले सामने आए और सभी को अलग अलग सेल में आइसोलेट किया गया है, लेकिन जगह की कमी के चलते काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है और अब फिलहाल मुख्तार अंसारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चलिए आपको बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर तमाम दर्शकों के सामने है। भारत में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और आए दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और यहाँ जो खबर सामने आई है कि 3,54,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 2,806 मरीजों की मौत बताई जा रही है कोरोना से। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है तो लगातार अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है और अब दवा स्टोर पर ऑक्सीमीटर की कमी दिखाई जा रही है। लगातार कोरोना से हाहाकार मची हुई है, मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में बेहद चिंता का विषय यही है कि देश में कोरोना से हाहाकार मच रहा है। इस वक्त की अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और अब जो आंकड़े सामने आए हैं वो 3,54,000 से ज्यादा आंकड़े सामने आए हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।